Good evening, everyone. We are back with our star sleep proponent, healthy sleep proponent, Dr. Manveer Bhatia again, in another series of patient education uh, chronicles by HCH. And this is a sequel जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, जो मैडम ने हमें हेल्दी स्लीप के बारे में बताया था। स्नोरिंग के इतने सारी जानकारी दी थी जिसको कि हम बहुत ही नॉर्मल सी चीज मानते हैं, जिसमें बताया था कि ऐसे ऐसे इजी टेस्ट हैं जो कि घर पे भी किए जा सकते हैं और जो कि सेंटर में भी किए जा सकते हैं, जिनसे हम स्नोरिंग के साइड इफेक्ट्स से बच सकते हैं। वो जो मैम बता रही थी कि वॉल्केनो हमारे अंदर फट सकता है अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं। एंड सो वी आर बैक विद द सेकेंड एपिसोड ऑन sleep apnea, snoring, problems about sleep, and how to get to a healthy sleep. Let me again introduce our star speaker, Dr. Manveer Bhatia. She's a graduate and postgraduate from CMC Ludhiana. एम्स से इन्होंने डीएम किया है, वहां पढ़ाया है, शहर के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। इन्होंने स्लीप को अपने लाइफ का बहुत बड़ा एक मोटिव बनाया है, जिसके लिए पिछले 10 साल से स्लीप डे भी सेलिब्रेट कर रही हैं। she's she's on every possible committee and society which is connected to sleep, and I think she has, as I say, she has devoted her life that how each one of us should get a good sleep. I welcome you back, ma'am. Thank you so much for having me. So मैम, हमने लास्ट टाइम बात करी कि स्लीप टेस्ट क्या होता है। आपने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिवाइसेस दिखाई, जिससे आपने बताया कि हम बहुत सारे प्रोब्स लगाते हैं, कुछ ज्यादा प्रोब्स लगाते हैं, कुछ कम प्रोब्स लगाते हैं। मैम, सो इन दिस एपिसोड व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज कि लैब रिपोर्ट में तो हमें दिखता है कि ये रिपोर्ट आ गई और उसके बाद उसकी एक रेफरेंस रेंज है, राइट? एंड नाउ दिस इज गुड और बैड, और आजकल तो लोग खुद डॉक्टर बन गए तो एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, लेट्स गो टू द डॉक्टर। नो, व्हाट यू आर टॉकिंग इज अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग। So what is the outcome of these tests, and how do you grade the rating of these tests? So हम किसी भी टाइप का जो स्लीप टेस्ट करें, उसमें चाहे स्क्रीनिंग वाला टेस्ट है चाहे डिटेल्ड वाला, 2-3 इंडिसेस तो आपको, अगर बहुत सारे पेजेस मिलते हैं, वो 2-3 आप समझ सकते हैं खुद। एक उसमें वैल्यू या आता है कोड जिसको बोलते हैं AHI। उसका मतलब तो जो भी है, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, कहने का मतलब है कि कितनी दफा सांस रुक रहा है 1 घंटे में। तो नॉर्मल माना गया है 5 एंड लेस। तो 5 to 15 इज कंसिडर्ड माइल्ड, 15 से 30 इज मॉडरेट, एंड मोर देन 30 इज सिवियर। तो अगर आपके पास रिपोर्ट आए और उसमें आप देखो कि AHI 80 है, 70 है, तो आपको लगता है कि पक्का ये सिवियर है। मतलब 1 घंटे में 70 दफा सांस रुक रहा है। अगर आपकी 6 या 7 घंटे नींद है तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मतलब 200 से 300 या जो भी है 150, इतनी दफा सांस रुकेगा पूरी रात में। तो एक तो ये इंडेक्स होती है जो आमतौर पे हर स्लीप स्टडी की रिपोर्ट पे अवेलेबल होती है। दूसरी एक इंडेक्स होती है ODI, मतलब के ऑक्सीजन डिसैचुरेशन इंडेक्स। मतलब कितनी दफा रात में आपकी ऑक्सीजन, अब 2 क्राइटेरिया है, मान के चलो भी 3% या 4% गिरी, इसका भी सेम आपको एक वैल्यू मिलेगी 20, 30, 40, ये भी पर आवर मानी जाती है। और इसके साथ एक और चीज लिखी होती है, लोएस्ट ऑक्सीजन एट नाइट। तो अब ऑक्सीजन का इस पैंडेमिक ने काफी लोगों को, पीपल हैव बिकम फेमिलियर विद इट, सो दे नो कि हमारी 97 है, 98 है वेकिंग टाइम में। सो यूजुअली मोर देन 3% ड्रॉप एट नाइट को अबनॉर्मल माना जाता है। तो किसी का हो सकता है लोएस्ट 75, 65 से 85। तो इसका मतलब ऑक्सीजन आपकी रात को गिरी। अब खैर थोड़ी सी और डिटेल्स होती हैं भी कितने समय के लिए गिरी, बट जनरली इससे 2 चीज़ों से आइडिया मिल जाता है कि बीमारी माइल्ड है, मॉडरेट है कि सिवियर है। इसके साथ अगर ECG रिकॉर्ड हुआ है तो पीपल कैन टेल यू
कि हार्ट रेट कितना हाई गया, कितना लो गया, 50s में चला गया, 120 चला गया, तो आमतौर रात को हार्ट रेट इज सपोज टू बी एट अ लोअर, बट इफ इट रिमेन्स अबव 100, मतलब कि the heart at night is ideally supposed to get some rest, but it's beating so fast, तो वो थक जाएगा, and then there'll be this cardiac failure or heart failure, then later on people say कि क्या हुआ. So ये दो तीन चीजें हैं. अगर sleep भी मेजर करी जाए, दैट मीन्स वो जो बाकी इलेक्ट्रोड्स हैं सब ऊपर लगते हैं, उससे आपको पता चल सकता है कि आपकी डीप स्लीप कितनी थी, ड्रीमिंग स्लीप कितनी थी, लाइट स्लीप कितनी थी, मूवमेंट टाइम एक्सेट्रा. बट दैट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टडी. बट ब्रीदिंग और ऑक्सीजन तो आपको पता चल ही जाएगा. And मैम यू हैव राइटली सेड कि इस पैंडेमिक में लोगों को सैचुरेशन मेजर करनी तो आ गई है. शायद इस पैंडेमिक से पहले लोगों को शायद ना समझ में आता कि ये 95% क्या है और 85% क्या है, ये लोगों को समझ में आ गया. बट व्हाट इज क्वाइट शॉकिंग टू नो, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स विल नॉट नो, कि रात में इतनी बार नींद का टूटना, राइट? आप सो ही नहीं पा रहे हो. आप सोने के लिए रेस्टोरेटिव जो फंक्शन है स्लीप का, आई थिंक वही नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट योर AHI इज टेलिंग. एंड हेंस दीज पीपल आर सो टायर्ड इन द मॉर्निंग एंड दे फील सो स्लीपी इन द मॉर्निंग, व्हिच यू लास्ट टाइम टोल्ड कि एक्सीडेंट्स तक बड़े बड़े हो सकते हैं इस चीज को. बट मेरा अपने व्यूअर से अभी भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट इंटरप्रेट द रिपोर्ट्स ऑन योर ओन. There are experts for this. Please go to the experts so they can guide you better. So, ma'am, once we have got to know the report, the test is done successfully. Now, what next? So, इसके साथ जैसे कि आप किसी भी और मेडिकल प्रॉब्लम को देखते हैं, उसी के साथ कंपैरिजन रखेंगे तो लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ में आता है. जैसे अगर शुगर लीजिए, तो अगर शुगर 100 को क्रॉस करके 100 to 110 टाइप है, तो उनको बताया जाता है कि आप लाइफस्टाइल मेजर्स करो, एक्सरसाइज, वेट, डाइट कंट्रोल. और अगर 200-250 है तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. तो इसमें भी यही है. तो माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर अगर हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो सब में लाइफस्टाइल मेजर्स तो सब में ही चलेंगे. तो अगर वेट ज़्यादा है तो वो सभी कैटेगरीज में वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है. सेकंड इज हैबिट्स. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्लीप एपनिया को ख़राब करती हैं? तो स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स, तो ये भी हमको एक लाइफस्टाइल मेजर्स में ध्यान रखनी होती है. So these are the 2 things, and then of course with this is regular exercise, walking, वो सब. Now coming to the specific treatment. So specific treatment, जैसे हमने बोला था last time, that ये जो सांस की नलकी है वो रात को बंद हो रही है, तो हमने इसको खोलना है. तो इसको खोलने का जो अभी बेस्ट तरीका है वो एक तरह की एक मशीन है जो वेरियस साइजेस में आती है, बट अब तो 1 किलो या 1 किलो से कम भी आ रही हैं, बहुत अच्छी हल्की आ रही हैं. सो दैट इज अ मशीन, इट्स लाइक अ बॉक्स, फिर एक ट्यूब है और एक मास्क होते हैं. तो वो मास्क की फिटिंग होती है हर एक के चेहरे पे, कैसे किस प्रकार का. सो द मशीन इज लाइक अ एयर ब्लोअर, हवा देती है प्रेशर के साथ, जो सांस की नलकी बंद है वो फिर खुल जाएगी. सो दैट इज अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरीज. मॉडरेट में तो पक्का चाहिए, सिवियर में पक्का चाहिए, माइल्ड में वन कैन थिंक और मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट इज द अदर फॉर्म? तो दूसरा एक तरीका है कि समथिंग कॉल्ड एज अ डेंटल डिवाइस. उसका मतलब होता है कि बेसिकली द लोअर जॉ इज गोइंग बैक एंड द टंग इज फॉलिंग, एंड तब आपका बंद हो रहा है सांस की नलकी. तो उसके लिए एक टीथ के ऊपर समथिंग लाइक माउथ गार्ड, जो बॉक्सर टाइप लोग पहनते हैं, बट नॉट सम एग्जैक्टली दैट, ऐसा कुछ रात को पहन के सोना पड़ता है ताकि आपकी सांस ब्रीदिंग पाइप थोड़ी सी ओपन हो जाए. तो वो स्पेशल डेंटिस्ट जिनको ट्रेनिंग हो रखी है वो बनाते हैं, वो कस्टमाइज्ड होता है. So that's called, that is for mild people it is good, and some moderate people. थर्ड कम्स के कोई लोग बहुत पूछते हैं कि कुछ सर्जरी करा लें, कुछ तो करा लें, कुछ परमानेंट करा लें.
तो सर्जरीज अगर सोचा जाए तो किस प्रकार की सर्जरी और कहाँ की सर्जरी, तो वो जरूर एक गोल या एंड में रखना चाहिए भी क्या करना है। तो इफ देर इज अ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सिर्फ नोज में बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, तो यस नेजल सर्जरी में हेल्प। बट आम तौर पे नोज के नीचे, टंग के ऊपर, वो सर्जरीज आर वेरी ग्रूसम सर्जरीज, नॉट वेरी सक्सेसफुल, ओनली फॉर a select group of people, which again the specialists have to decide कि सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं। सो हमारे राइट मैम। पास है काफ़ी सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, सम सर्जिकल एस्पेक्ट्स हैं, डेंटल डिवाइसेस, बट वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक मेडिकल लाइक अ टैबलेट डिवाइस कि मैं रात को एक तरह की एक गोली खा लूँ या दिन में एक गोली खा लूँ तो मेरी सांस की नलकी खुल जाए, वो अभी अवेलेबल है नहीं हमारे पास। राइट, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि आजकल सबसे आसान तरीका तो ये है कि गोली मिल जाए किसी चीज के लिए। एंड व्हाट यू हैव टोल्ड मी मैम, लॉट ऑफ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफस्टाइल थिंग्स एंड इन्वेसिव थिंग्स। सर्जरी हर बंदा कहता है कि यार पहले क्यों करानी, यार ऐसा कौन सी मेरी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग है कि मैं सर्जरी कराऊं। एंड इन दैट सिनेरियो मैम, गिवन ये जो आपने बताया कि ये बॉक्स और ये मशीन जो है जिसमें हवा के जोर से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, that seems to be a quite a appropriate solution. तो मैम कैन यू डेवल्ज मोर, आप हमारे व्यूअर्स को और बताएंगे इस मशीन को क्या बोलते हैं। मैंने आई नो वी देयर आर सम सी पैप्स, पीपल आस्क अबाउट बाई पैप्स, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड मिथ्स अबाउट इट। तो ये है क्या, ये काम कैसे करते हैं, और कब कौन से पेशेंट को कौन सी मशीन चाहिए होती है? तो मैं आपको वही दिखा रही थी जैसे लास्ट टाइम दिखाया था। सो बेसिकली हमारा ये एम है कि हम इसको खुला रखें और ये रात को बंद होता है। राइट। तो पहली बात तो ये डिसाइड करना है कि कितना प्रेशर चाहिए। तो जो सीपैप है वो एक इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस, दे गिव वन फिक्स्ड प्रेशर। तो जब वो प्रेशर यहाँ पे मुंह पे मास्क लगा होगा वो प्रेशर जाएगा तो इसको खुला रखेगा। तो ये रात को लगाना है, सोने के समय लगाना है, एक टाइप का प्रेशर। सीपैप प्रेशर की रेंज है 4 से लेके 15-16। अब सपोज somebody needs a pressure of 17, 18, 19, 20, तो फिर क्या होगा, उन लोगों को फिर हम बाईपैप देते हैं। तो बाय का मतलब है दो तरह का प्रेशर। तो थोड़ा सा इसमें इट्स लेट्स से वेरी टेक्निकल, दे आर स्पेशलिस्ट हु विल डिसाइड कि कौन से टाइप की मशीन चाहिए। किसी को सिवियर लंग प्रॉब्लम्स, जैसे रेस्टिंग ऑक्सीजन, बैठे हुए ऑक्सीजन 92 चल रही है, 89 चल रही है, उनको एक अलग मशीन चाहिए। सो सीपैप चाहिए, बाईपैप चाहिए। बाईपैप की भी कई वर्जन्स हैं कि किस प्रकार का बाईपैप चाहिए। सो आई थिंक important point to remember कि leave this to the specialists. Sometimes which we have seen, कुछ लोगों का कुछ पढ़ के या किसी आसपास से बात करके होता है कि नहीं नहीं मेरे को ना बेस्ट सबसे महंगी वाली मशीन दे। तो हो सकता है आपको उसकी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट द मनी, इट्स व्हाट इज नीडेड फॉर यू ना। तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड एंड देन once it is applied it will have good efficacy. यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। मैं हमेशा अपने व्यूअर से कहता हूँ कि जिस बारे में आपको नहीं पता है प्लीज गूगल डॉक्टर से भी मत पूछिए। Yeah. गूगल डॉक्टर को आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, फिर जाके उतना ही अपने डॉक्टर का भी टाइम वेस्ट करते हैं। ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। अगर अगर पहुंच ही गए और मान लिया है कि चीज नहीं पता है तो इट्स ऑलवेज गुड, प्लीज आस्क योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर डॉक्टर, एंड दैट्स माय मैसेज अगेन एंड अगेन। पर मैम अगेन मशीन लगाना रात को इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस, राइट? मतलब कि सारी रात लगा के रखना है, हाउ विल आई टर्न, हाउ विल आई स्लीप, डोंट पीपल हैव सो मेनी एप्रीहेंशंस। एंड देन हम अपने पड़ोसियों से ज्यादा पूछते हैं, हम किसी और रिश्तेदारों में डॉक्टरों से ज्यादा पूछते हैं जिसको शायद कुछ नहीं पता होगा, यार क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे तुम्हारे। हाउ हाउ डू यू डील विद ऑल दीज क्वेश्चंस एंड एप्रीहेंशंस मैम? So you're very right. There are a lot of what we say barriers to treatment. तो पहले तो इस डिजीज के लिए लोग बहुत विलिंगली या क्लियरली ट्रीटमेंट के लिए आते नहीं। कई कई साल तो इसमें निकल जाते हैं कि स्नोरिंग ही तो है, स्नोरिंग के लिए क्या करना,
कम टायर्ड तो फील करते हो, विटामिन B12 खा लो, विटामिन डी खा लो, तो काफी टाइम तो इसमें निकल जाता है कि यू डू दिस, यू डू दैट, अपना तुम ध्यान नहीं रखते हो, ये नहीं रखती हो, जो भी है। फिर ये डॉक्टर तक पहुंचते हैं, फिर इनकी टेस्टिंग होती है, सो इट्स अ लिटिल cumbersome diagnosis for this problem. Then comes the treatment. So ये the research has also shown कि ये इसके लिए जो बैरियर्स हैं वो कई लेवल के बैरियर्स हैं। एक तो ये चीज है जो एक बेडरूम में आ रही है, सो सोशल फैमिली प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हम तो बहुत सजेस्ट करते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि पूरी फैमिली हैज टू बी इन्वॉल्व, सो एवरीबडी हैज टू बिकम विलिंग एंड पार्टी टू द ट्रीटमेंट, बिकॉज अगर सब लोग इकट्ठा करेंगे तो सक्सेस इज गोइंग टू बी हायर, but if one partner uses it and the other partner is not willing, then it will not be successful. That's number one. Second is apne individual ke barriers. So there are different types of people. Some people are very very health conscious, they take health very seriously. उनको आप कुछ भी एक टाइम बता दोगे कि ये आगे चल के स्ट्रोक हो जाएगा या हार्ट अटैक या डिमेंशिया, तो दे विल से जो भी करना है आज ही कर दो। कुछ लोगों का एटीट्यूड है कि देखी जाएगी जब होगा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा मेरे को, और इतने साल से मैं खराटे ले रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। सो दिस इज अनदर इंटरनल बैरियर which is psychologically how we are all made up. And third is a knowledge barrier कि होगा क्या मेरे को really. So I think there are numerous levels of these barriers, numerous stages of barriers. So to achieve a success, we have to first tackle each barrier and make sure कि हम उनके सारे doubts, कभी दफ़ा 1 घंटा लग जाता है, 45 मिनट लग जाते हैं सारे क्वेश्चन आंसर सेशन करते करते। तो उसके बाद then we introduce them to the concept, और उनको फिर दिखाया जाता है या समझाया जाता है कि आप एक लगा के बैठिए थोड़ी देर के लिए या रात के लिए कुछ देखिए कि हाउ डू यू फील। एंड देन कम्स दिस टेक्निकल बैरियर्स कि मेरा मास्क ठीक नहीं, मेरा प्रेशर ठीक नहीं। सो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि दिस ट्रीटमेंट रिक्वायर्स लॉट ऑफ, जो कि हम कहते हैं हैंड होल्डिंग, कि धीरे धीरे, बिकॉज इट्स अ नॉवल कॉन्सेप्ट, लाइक यू आर सेइंग कि रात को लगाना, तो कैसे लगाऊंगा, तो उनके सब डाउट्स एक एक करके क्लियर करते चले जाते हैं, एंड देन द सक्सेस इज मच हायर। So basically education of the patient, education of the family, stressing the importance कि आपके लिए ये क्या benefit करेगा, comfortable कराना, and then we have a fairly good success. Because एक दफ़ा patient को खुद महसूस हो जाए कि मेरा दिन इसके साथ कैसा है, या मेरी शुगर कैसे कम हो गई, मेरे ब्लड प्रेशर में 4 गोलियां खा रहा था, अब मैं 2 ही पे आ गया हूँ, 15 किलो मेरा वजन कम हो गया है, तो then they will always be very happy to use it. Absolutely, ma'am. And I think education is the key. And here I think we must thank ResMed for getting this education series to so many people. We already have now more than 200 people reached in the last 15 minutes or so, and more than 100 people have shared it. And thanks ResMed that you are spreading this awareness, which is getting to a good, not even a good quality sleep, but a good quality life of two people. I think that's what matters. And you are very true, ma'am. एक बार जब कोई बंदा इसको महसूस करता है कि just by putting this machine on me, which is not as difficult it is, I have such a nice day ahead, and there are so many problems which are resolving, and there will be so many deadly things which I'll be able to avoid. I think it changes life for them, right? Yeah. So ma'am, we are getting मेरे एक question आया है from one of our viewers, that I have and she's saying that I have a ResMed machine only, but how do I read the SD card data? Now, is that something a patient should be even reading it, or how do we interpret it? Yeah, so I think these are very specific questions, but because she's asking, so we can answer it. So the जो machine है, उसका readings, मतलब कितनी घंटे आपने इस्तेमाल किया, कितना प्रेशर रहा, और कितने आपके ब्रीदिंग में pauses रहे. There are sensors which detect this and store it into the SD card. So this SD card requires a software
to open it, read it, and then so usually जहाँ से आपने ये मशीन ली है या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनके पास अगर आप लेके जाओगे वो रीड करके आपको दे देंगे, उसमें श्योर आपको ये 2-3 चीज़ें पता चल जाएंगी एंड यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर दैट मैं यूज़ तो कर रही हूँ, मेरा प्रेशर फिर भी इतना है या मेरा ब्रीदिंग पॉजेज अभी भी ज़्यादा है, कम है. बट टू गोइंग फॉरवर्ड ऑन दीज डिवाइसेस, वो भी रेसमेड की आई हैं और कुछ और कंपनीज की भी आने वाली हैं, इज द क्लाउड सिस्टम. बिकॉज टेक्नोलॉजी को व्यू में रखते हुए जैसे जैसे एडवांसेस आ रही हैं, पीपल फील दैट मेरी विजिट्स टू द क्लिनिक्स, विजिट्स टू हॉस्पिटल सब कुछ होम पे चाहिए. So now the new machines which have come, the data goes on the cloud. From the cloud, it will go to your physician's dashboards, as they are called. मतलब कंप्यूटर समझो. उसमें हम जैसे हमारे जो पेशेंट्स हैं हमने उनको डैशबोर्ड पे डाल दिया, तो माय स्टाफ कैन सी इट, चाहे रोजाना देखें, चाहे 4 दिन में, चाहे हफ्ते में, उनको ये सारा दिख जाता है. कितने घंटे इस्तेमाल किया, अगर नहीं किया वो भी दिख जाएगा. कलर कोड्स हैं, कोई रेड बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, कोई मास्क की इशू, लीकेज, कितनी आपकी ब्रीदिंग पॉजेस, एंड देन वी कैन कॉल बैक द पेशेंट एंड उसी कंट्रोल से हम आपकी मशीन को भी एडजस्ट कर सकते हैं. सो दैट्स लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन which is now cloud based systems are available. And ma'am, COVID is a big example that people have to stay at home and telemedicine and this loop closure with the doctor कि आपके डॉक्टर को आपके घर बैठे भी पता है कि आपकी क्या है and he can monitor and correct things wherever possible. I think that yeah. So one part of this whole thing is to make the person feel comfortable. Second major hurdle is to make them continue to use it, जिसको हम adherence बोलते हैं या compliance बोलते हैं, कि आप रेगुलर यूज करिए एट मिनिमम 4-5 घंटे रात को, एटलीस्ट 75-80% ऑफ द नाइट्स. तो उसको कैसे करना है इज ऑल्सो अ चैलेंज, एंड उस चैलेंज को भी एजुकेशन ही ओवरकम कर सकती है, एंड कंटिन्यूअस इन टच रहना. तो दिस क्लाउड सिस्टम्स हैव इम्प्रूव्ड द कम्युनिकेशन and then improved the compliance, because ultimately we want people to use it so they prevent a heart attack, strokes, dementias, so there's no point keeping it and using it intermittently. So this engagement जो है ये interaction से बढ़ गई है with this cloud systems. So ma'am, I have 2 more questions for you. One question is कि on an average आपके पास, क्योंकि वी हैव सीन अवेयरनेस कम है, फिर अवेयरनेस के बाद डॉक्टर्स भी कम है, फिर टेस्ट भी कम है, और उसके बाद मशीन खरीदने का और यूज करने का अपना एक बैरियर है. सो ऑन एन एवरेज पेशेंट्स कितना डिले करने के बाद आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? that's my I'll ask this question and then I'll take my second question. So I haven't done the research, but generally it is few years. Yeah, it is very rarely months. और साल भी मतलब कई साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल. कुछ लोग खुद ही आके कहते हैं कि हाँ मेरे को तो एक्चुअली आना था 2 साल पहले, फिर कहेंगे हाँ मेरे को स्नोरिंग तो खैर 4-5 साल से है, बचपन से ही है, बट अब कुछ हो गया. सो इसी के लिए आई थिंक वी कैन जस्ट ऐड सम इंफॉर्मेशन अबाउट बच्चों में स्लीप एपनिया होता है कि नहीं. बिकॉज मेजर फोकस ये हो गया है कि बच्चों का स्लीप एपनिया पकड़ना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट कल परसों एक स्टडी आई है, 400 बच्चे की स्लीप स्टडी हुई और ब्लड प्रेशर मापा गया. कुछ सालों बाद उनको फॉलो अप किया गया. जितने बच्चों को स्लीप एपनिया अगर ट्रीटमेंट नहीं था उनमें 3 गुना ब्लड प्रेशर आ गया. So the risk of developing, simple शब्दों में, high blood pressure has been proven. तो इन बच्चों को हमको कोशिश करना है कि हम डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें एंड ट्रीट करें, ताकि आगे चल के उस यंग एज में they don't start getting hypertension and then hypertension की सारी problems. So ma'am, what I've gathered is that if people are already coming on an average of few years rather than few months or days, so damage तो कुछ ना कुछ already हो चुका होगा.
and hence advisable that do not delay the treatment once you know that you have a problem and you know that you need the treatment. And secondly, ma'am, is there a possibility that with the right compliance, आपने कहा कि उसके बाद भी hand holding, reassurance and compliance चाहिए कि ये machine use भी करनी है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है. So is there a chance that the person will move from severe to moderate to mild to completely recover? Oh yes, yes. So completely, but they can move. It's like any, first thing to remember is it's like any chronic disease. तो जो भी बीमारी chronic problem आती है, it has its ups and downs. कोई भी इंसान जिसकी शुगर 10 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुई, they never remain same. तो कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई, डिपेंड्स अपॉन उन्होंने लाइफस्टाइल मेजर्स क्या अडॉप्ट करे, कैसे कुछ अपना बिहेवियर चेंज किया. सो ये भी वैसे ही है. So yes, we have patients. I just saw one today. In fact, he's lost about. He was very severe 2-3 years ago. Very severe. Breathing pauses were 84 times per hour of sleep. He's a young person, and very sleepy and loud snoring and whatever. Then he was advised a machine. In fact, the pressures required were very high, like a BiPAP चाहिए था. अब उसने बोला कि मेरे को 15 किलो, पता नहीं 18-20 किलो वजन कम हो गया. एंड आई डोंट नो कि अब मैं क्या करूं. तो वी डिड अ रिपीट स्टडी. उसका अब ब्रीदिंग पॉजेस है 15, ऑक्सीजन भी ठीक है, एंड सिर्फ हल्की स्नोरिंग जरूर है, बट देयर इज नो स्लीपीनेस. डे इज प्रीटी गुड. सो दैट मीन्स ही मूव्ड फ्रॉम सिवियर टू माइल्ड कैटेगरी. And mild category में we can suggest some more behavioral measures and maybe give him a dental device and maybe he may not need a PAP. But दूसरी तरीका भी है ना. कुछ लोग 70 kg स्टार्ट हुए, माइल्ड OS से था, अब है 120 किलो. So they have become severe. तो हो सकता है उस टाइम CPAP था, अब उनको हो सकता है BiPAP ये एडवांस चाहिए. किसी को बीच में निमोनिया हो गया या स्मोकिंग नहीं छोड़ा, अल्कोहल बहुत बढ़ गया, तो देन आल्सो दे हैव बिकम सिवियर. सो वी कैन मूव अप एंड डाउन in this pathway or trajectory depending upon many things. So but it is very very similar to a chronic disorder like Any diabetes. chronic disorder. तो आप अगर अपना ध्यान रखोगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, अपने डॉक्टर की बात सुनोगे, ट्रीटमेंट का कंप्लायंस रखोगे, यहाँ पे तो इंसुलिन भी लगानी है और दवाइयां भी नहीं खानी है. सिर्फ एक अच्छे से सोने में जो आपको मदद करे उस मशीन को यूज करना है एंड यू विल बिकम बेटर. मैम, देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स कि क्या बीपी एंड शुगर इज आल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड ड्यू टू यूज ऑफ सीपैप मशीन? तो आई जस्ट वांट टू से, जो आपने एक शब्द पहले बोला कि अगर आप खुद ध्यान रखोगे, उसको अब ये कॉन्सेप्ट है मेडिसिन का, पार्टिसिपेशन मेडिसिन. So there are 4 P's nowadays, kids precision, prediction, etc. But participation. किसी भी बीमारी में तो मैं भी मानती हूँ कि participation, doctors can guide the way, somebody has to follow it. तो अगर आप jointly काम करेंगे तब जरूर सक्सेस होगा. And we'll discuss this participation a little bit more when we come to insomnia. So Right. Coming to this question about diabetes and blood pressure. तो See, we explained कि जब ये sleep apnea या apnea होता है तो बॉडी में क्या होता है. So I had mentioned कि कुछ chemicals निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे. तो अगर एक रात में 150, 200, 250, 300 दफा सांस रुक रहा है, उतनी दफा that chemical is burst, coming out, coming, then remaining high. तो वो they are factors contributing to the rise in blood pressure and blood sugar. तो अगर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब कि इस फैक्टर को हटा दिया जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली बीपी शुगर विल स्टार्ट कमिंग डाउन. तो आपने वो चीज जो इसको बढ़ा रही है, लाइक इंजेक्शंस दे रही है स्टेरॉइड के पूरी रात भर, उसको कम कर देंगे तो बीपी शुगर विल कम डाउन. राइट मैम, आजकल तो स्टेरॉइड कोविड डायबिटीज ये तो सब लोगों ने सुन लिया है. सो इट इज वेरी इजी टू कोरिलेट. Coming to participation medicine, ma'am, let's now move to insomnia. नींद नहीं आ रही, मैं सारी रात सो नहीं पाता हूँ, मुझे तो सुबह सुबह नींद आती है, या मैं सुबह मैं तो 2 बजे नींद खुल जाती है. There's so many questions around this, ma'am. आपने पिछली बार बताया था एक हार्मोन, एक केमिकल है जो बढ़ता है, एक केमिकल है जो नींद लाता है. तो ये क्या केमिकल लोचा है मैम कि जो नींद नहीं आती है?
केमिकल क्या करते हैं, सॉरी? Ma'am, there is a word called chemical locha. That's for Munna Bhai MBBS. That the अच्छा अच्छा, chemicals have ओके, chemicals have gone haywire in your ये body, बात, and hence things are yeah, opening. so हाँ, so we are whether they go haywire or we contribute to them going haywire is what's the issue. Yeah. So yes, we have the melatonin जो रात को secrete होता है, और एक adenosine है जो पूरा दिन build up होता है. तो हम adenosine को कैसे अलाउ किया जाए कि ये बिल्डअप हो जाए शाम तक और नींद आ जाए. तो इसका एक तरीका है कि दिन भर बेड में लेटना, झपकियां छोटी छोटी लेना, those will interfere with adenosine. Coffee will interfere with adenosine, and regular walks will improve the sleep drive. तो ये तो इस केमिकल के लिए हो गए. Screens at night, watching Netflix, Hotstar till 1-2 बजे तक हम मेलेटोनिन को सप्रेस कर देंगे. तो ये कुछ अपने ही बिहेवियर्स हैं जिससे हम इन केमिकल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं. But what Right. happened with this pandemic? So with the pandemic, lots of other things happened. ये social isolation, extreme worry and anxiety, financial stress and worries. तो ये जब worry है, अब कोई भी इंसान, it's not possible firstly कि brain just gets into still mode and says कि मैं आज कुछ सोचूंगा नहीं. ये मतलब बहुत मुश्किल है. कुछ लोग जरूर अकम्प्लिश कर पाते हैं, बट आमतौर लेट्स से मुश्किल. सो जब हम सोने के लिए जाते हैं, इट इज नेचुरल, दैट्स द ओनली टाइम कि यू आर अवे फ्रॉम एवरीथिंग. योर स्क्रीन्स आर ऑफ एंड nobody is asking you तुम ये करो वो करो, so you are lying down. That time the brain will start thinking. अब हमारी नेचर्स अलग अलग होती हैं. कुछ लोग they can break out of that thought, divert their mind and then go fall asleep. But some people cannot break the thoughts. That is your inner kind of personality, बोलिए, and you keep getting drawn like into that whirlpool उसके अंदर. And जब हम कुछ सोचते हैं, जब हम कुछ फोकस करते हैं, तो हमारे अंदर जागने वाले केमिकल्स फिर अलर्ट हो जाते हैं. And then it is natural the sleep will not come. और जब नींद नहीं आएगी, then we start now worrying about sleep कि मेरे को नींद नहीं आ रही. So it becomes a vicious cycle. जब सुबह उठते हैं, फिर रात has gone very bad and you say, oh today again it will be bad. So we have some condition जिसको हम short term insomnia बोलते हैं, कि कुछ रातें खराब हुई बट कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, less than 3 months. But this short term then becomes into a chronic. तो कुछ लोगों ने पैंडेमिक की शुरुआत में कुछ दिन नींद खराब हुई, फिर ठीक हो गई, बट फिर वो सोचना शुरू हो गया. So they have become, in this pandemic only, have gone into a chronic mode. And कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम थी, they were able to manage with their coping skills. But this thing came and they have just taken a big hit. So continuous thinking and thinking has made them very bad. So ये सारी चीजें मिल मिला के जो हमारी रात की नींद है उसको बिल्कुल ही तोड़ दिया गया है. एंड द अदर थिंग इज कि जो नींद है और जो मूड है उसका दोनों बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं. आमतौर पे आप किसी से भी पूछोगे, या हमारे सारे पेशेंट्स भी मेरे को यही कहते हैं कि नहीं मैडम, हमारी नींद ठीक होगी ना, मेरा मूड बिल्कुल ठीक रहता है. बस एक दिन वो नींद आ जाए, आई एम वेरी गुड द नेक्स्ट डे. बट हमें ये पता है कि वो तो ठीक है, एक तरह की डेफिनेट रिलेशनशिप है, बिकॉज स्लीप के अंदर यू रिलीज लॉट ऑफ दिस फीलिंग गुड हॉर्मोन्स. बट अगर आपका मूड ठीक नहीं है, सैडनेस है या एंजाइटी है या फ्लक्चुएशंस इन मूड है, वो भी आपको नींद नहीं आने देंगे. सो इनफैक्ट अब ये देखा गया है कि नींद ना आना एक डिप्रेशन का हो सकता है पहले लक्षण हो. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि मेरे को नींद के अलावा मेरे साथ और क्या क्या मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. जिस चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट बहुत कम हो गया. लोगों से मिलना जुलना का बिल्कुल अच्छा नहीं लगती. अकेलापन बहुत महसूस अच्छा लगता है. और ऑफ कोर्स अगर बैठे बैठे में रोना ही आ जाना,
या फिर बहुत ज्यादा दिल की धड़कन तेज हो जाना, एंजाइटी के सिम्टम्स, लगता है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो लॉट ऑफ दीज हैव कम अप इन दिस लास्ट 1 year। बहुत लोगों को ये महसूस होने लग पड़ा है, बट दे नॉट एबल टू पिन पॉइंट कि हो क्या रहा है। Right. Absolutely, ma'am. These are very vague symptoms. Mental health has become a big challenge in COVID. People have lost their loved ones. They have lost their jobs. There is so much of anxiety, insecurity. And आपने जो पहले हरकतों के कारण बताया कि नींद नहीं आती है, I think that also a lot COVID has contributed. The sleep cycles have gone haywire. There's a lot of screen time क्योंकि सब work from home कर रहे हैं, बच्चे school from home कर रहे हैं, राइट। एग्जैक्टली मैम, हमारी हमारी हरकतें भी बदल गई हैं और हमारी एंजाइटी भी बदल गई है। बट व्हाट इज योर एडवाइस मैम, what you should do, and what is the point when you should seek medical attention and maybe therapy also for this? So what do you do on your own and when you should seek medical attention? सो जो जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ ये एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो जैसे पर्सनल हाइजीन है कि हम सुबह से लेके रात तक, व्हाट आर द थिंग्स दैट वन डज, देयर आर दोस आर एसेंशियल जस्ट टू बी क्लीन, यू नो। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिसको इकट्ठा करके एक शब्द, एक वर्ड दे दिया गया है, स्लीप हाइजीन। सो दीज आर सम पॉइंट्स और सम बिहेवियरल स्टेट्स जो आपकी नींद को हेल्प करेंगे। उसको सुबह से लेकर रात तक में डिवाइड कर दिया गया है कि सुबह एक तो फिक्स्ड टाइम रखना है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है इस पैंडेमिक के, वो है वेरिएबल टाइम। वो जैसे ही हम फ्लक्चुएट करते हैं टाइम, हमारी बॉडी क्लॉक बहुत घबरा जाती है। तो वो अगर एक दिन हम 4 बजे सोएं और दोपहर में 2 बजे उठें, और अगले दिन कोशिश करें कि मैं 12 बजे सो जाऊं और सुबह 8 बजे उठ जाऊं, तो वो नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल इज कीप अ फिक्स्ड वेकअप टाइम। फिर है गेट सम नेचुरल लाइट। तो ये पैंडेमिक ने और क्या किया, लोगों ने लाइट बिल्कुल ही बाहर जाना बंद कर दिया, वो बहुत डर गए। तो नेचुरल लाइट से हमारा जो स्लीप का स्विच है वो ऑफ हो जाएगा, डे लाइट का स्विच ऑन हो जाएगा, एंड यू विल फील मच मोर अलर्ट। थर्ड थिंग इज सम फिजिकल एक्टिविटी, जो अगेन बहुत कम हो गई। लोगों ने जो रेगुलर लोग वॉक करते थे, सब कुछ करते थे, सब बंद हो गया। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज सीन टू कंसोलिडेट स्लीप एंड इंक्रीज डीप स्लीप। नेक्स्ट थिंग इज कि दिन भर आप क्या करते हो। दिन भर यू रिमेन फिजिकली एक्टिव और यू रिमेन मेंटली एक्टिव। अवॉइड गेटिंग इनटू बेड बार बार कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, या मेरे को तो अभी कुछ, there's no fixed routine for me, there was no, initially जब लॉकडाउन हुआ काम भी नहीं था, so that will kill the sleep drive. Lots of cups of coffee in the day will again kill the drive. Towards the night, decrease screen time, have some time which is called a winding down routine. तो लोगों ने जो लोगों के पास, people who have children, उन्होंने अपने बच्चों के लिए काफी रूटीन बनाते हैं सोने की भी, कैसे कैसे किया जाए, baby shower, some book reading, lights are dim, some soft, and gradually the baby has to be put to sleep. पर हम अडल्ट्स वो रूटीन को बिल्कुल ही भूल गए। हम सोचते हैं कि हम लेट डिनर खाएं, फिर टीवी देखें 12 बजे 2 बजे, पुट द लाइट ऑफ एंड गो टू बेड। तो वैसे नींद नहीं आएगी, when the brain is still active. So these are just some behavioral changes. You can tick mark, pick up which ones you are doing right, which ones you are not, and modify them yourself. There are also tools like sleep diary कि आप अपना खुद डायरी बनाओ, देखो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। It's like self guidance. But when to meet the doctor? So आपने ये सब कर लिया, but you are not succeeding. लगता है कि मैं बेड में जा रहा हूँ या जा रही हूँ 12 बजे या 11 बजे, नींद आ रही है सुबह 3-4 बजे, वॉट एवर आई कैन डू। फिर मैं नहीं उठ पा रहा सुबह, आई एम गेटिंग अप मिडल ऑफ द आफ्टरनून, सो दैट समथिंग नीड्स टू बी डन। अदरवाइज पीपल हु आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, उन्होंने अब क्या किया, फिर डोज अप कर दी, फिर उठ के 3 बजे फिर एक डोज ले ली। मेरे पास है पेशेंट्स 6 बजे उठ के फिर एक डोज ले ली कि नहीं मेरी नींद पूरी नहीं हुई। So you don't get into that, drawn into that chakravyuh types, then you should take help. So self-medication nahi kare. So don't start the pills, but if you're on the pills and increasing the doses, please
check with the doctors, with some specialists, how they can help you. And of Right. course, अगर आपको दिन ही आपका लगता है कि मैं function ही नहीं कर पा रहा, then it's time to take some help. Right, ma'am. And there is a lot of questions on sleeping pills, and because बहुत इसको भी बहुत glamorize किया गया है in our media and in our Bollywood, right? Most of the suicides people have seen due to sleeping pills. So before I go, there's a very interesting question, ma'am, from one of her. How frequently do you have to take the sleep test after starting CPAP machine? So ideally ऐसा हमारे पास ऐसा कोई खास रूल नहीं है कि you have to like do it. जैसे you're right, जैसे हम शुगर को हर 6 महीने टेस्ट करते हैं, तो if one remains comfortable, there's no change in your body weight, not much change in your behavior patterns, then usually we don't need to repeat it. 4 साल 5 साल ऐसा कुछ खास है नहीं. But अगर आपको लगे कि मेरे symptoms वापस आ गए या मेरा वेट बढ़ गया, so anything which is out of the blue has changed, then फिर we must relook and do a sleep test. Sure. And ma'am, so what are the various, so sleeping pills are being frequently misused, abused. Initially they were like over the counter available. Shukar ab kam se kam you need a proper prescription to get these drugs, right? But still, there are many doctors who will write it for the sake of writing it. So people, as you said, do not self-medicate, do not step up medicines. People who need sleep medicines, what are the few things they should keep in mind while using the sleep medicines? And what is your advice to people or not to abuse them? So पहली बात तो जिसने भी अगर आपको लिखा है स्लीपिंग पिल, आई थिंक सब लोग ना एक ड्यूरेशन लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शंस में. अब किसी ने सपोज लेट्स से कार्डियक सर्जरी हुआ एंड घर आके लगा कि मेरे को नींद ठीक नहीं आ रही, तो डॉक्टर माइट टेल यू कि ओके आप हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते आप ले लो. तो उसके बाद यू हैव टू हैव अ प्लान और यू मीट द डॉक्टर एंड आस्क कि मैं क्या करूं. तो कई लोग फिर उसके बाद बात भी नहीं करते और चलती रहती है वो. मैंने खुद देखा है प्रिस्क्रिप्शंस देयर आर many years old but people are on it. So yes, if the doctor has written, you can take it. So short while, अब short while क्या है, 3 weeks 4 weeks is the upper limit, 5-6 weeks इससे ज़्यादा तो that means you should not. Self medication, see sleeping pill is exactly an example is like if you have fever. तो अगर आपको आजकल के टाइम में बुखार है, तो is it malaria, is it dengue, is it typhoid, तो सबके लिए पैरासिटामोल will work, or is it COVID, but पैरासिटामोल तो सिर्फ फीवर को दबा रही है ना, it's not doing anything to the cause. So जो नींद खराब है, which the message has to be that it is a symptom. So do not treat the symptom with a sleeping pill, because that वो तो है ही कि थोड़े टाइम के लिए चलेगा, फिर इसकी अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स है कि इसकी डोज एफिकेसी कम होती है, तो फिर लोग डोज बढ़ाते हैं. तो इसका कारण ढूंढिए. कारण मेरे बैड हैबिट्स हैं, इज देयर सम अंडरलाइंग डिप्रेशन, सो इज देयर सम एंजाइटी, इज इट सम अदर बॉडी एक्स एंड पेन्स, इज इट सम स्लीप एपनिया, इज इट रेस्टलेस लेग्स. मैंने अभी देखा कि 15-20 साल तक लोग रेस्टलेस लेग से सफर कर रहे हैं, बट वो बता नहीं पाते, डॉक्टर पूछ नहीं पाते. बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन रात को होना, फैमिली को बिठाई रखना, लेग्स को दबाते रहना, रात भर चलते रहना. सो लुक फॉर द कॉज बेसिकली, कि कारण क्या है एंड ट्रीट द कॉज. स्लीपिंग पिल्स अकॉर्डिंग, I mean not only me, it's worldwide, it's not the answer for just inducing sleep. और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि एज मैडम सेड, अगर आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं, आप प्लीज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी रीच आउट करिए. और अगर आप स्लीप मेडिसिन में हैं तो उनको बताइए कि अगर वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ और दे रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी ओवर डोजेज ऑफ स्लीप मेडिसिन ऑल्सो. प्लीज whenever you are going to a doctor, please tell them that I am on a sleep medicine, so that there are many interactions which can happen with those, वो आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. मैम, आपने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में बोला. आई रिमेम्बर वन ऑफ माय ओपीडीज इन पंजाब, द कॉमन कंप्लेंट विद व्हिच द पेशेंट वुड कम इज मेरी ना लत्ता खोस दियां ने. Right. And most of the time people don't know what to do. They'll give multivitamins, or as you said,
they get somebody, मेरे, can you sit, क्या तुम बैठ सकते हो मेरी टांगों पे रात को? What is this, man? This is again a very common program, and who would imagine that this is also connected to sleep? हाँ, so this is the particular problem is that they get this pain. तो कोई लोग दर्द बोलते हैं, कोई जो आपने बोला कुश्ती बोलते हैं, कोई बोलते हैं हवा सी भर गई, कोई बोलता है कि मेरी लेग्स अपने आप फड़फड़ाती हैं। तो अलग अलग, एक तो इनके डिस्क्रिप्शन बड़ी अजीब है। तो अगर डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं तो समटाइम्स फिजिशियंस आल्सो वी कांट अंडरस्टैंड, समटाइम्स पेशेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताऊं। तो ऑल दे रिमेंबर इज कि मेरे को नींद नहीं आ रही। तो ये बताना नहीं डिटेल में चाहते कि मेरे को हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके लिए देन इसका एक सेट पैटर्न होता है कि ये शाम को आती है, जब आप बिस्तर में जाओगे तब आएगी। कई दफा शिफ्ट होके दिन में भी आ जाएगी जब आप बिस्तर में हो। फ्लाइट्स में आ सकती है, जब व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग। फिर लोगों को आराम कैसे आता है? मतलब इन आवर कंट्री तो वी हैव पीपल हु आर विलिंग टू प्रेस द लेग्स, मसाज द लेग्स। आई हैव सम फैमिली, सारी घर रात भर ड्यूटीज कर रहे हैं लोगों की। 10 से 2 कोई दबा रहा है, 2 से 4 कोई दबा रहा है, 4 से 6 कोई दबा रहा है, या पूरा पूरा घर ही जाग रहा है। बिकॉज ये, एंड इट्स मोर कॉमन इन वुमेन, इट्स कॉमन इन मेन बट ज्यादा इन वुमेन। सो दे वॉक अराउंड वॉक अराउंड। और एक तो लेडी कहती कि सुबह जब सब लोग फिर उठने का टाइम होता है तब मैं सो जाती हूँ 6 बजे। तो इसके साथ दे कंप्लेन ऑफ नींद नहीं आ रही, एंड दे कंप्लेन ऑफ ऑब्वियसली कि मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। सो दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज मेरे को क्या हो रहा है, 15 साल 10 साल हो गए, मुक्के मार रहे हैं टांगों में, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको जब डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। So when they get worse, then they start getting more anxious, और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। So I have people videos who are rolling around on the ground at night. So they are again giving them more anti-anxiety कि तुमको बहुत ज्यादा एंजाइटी, वो और बीमारी खराब कर देते हैं। तो इस एंटिटी का नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो मैम करना क्या है इसमें? what when again my question again is what to do, how to, so what to do yeah. first is to recognize it. अगर आपको ये है और आपको लग रहा है कि मेरी नींद इसकी वजह से उड़ रही है, प्लीज ट्राई एंड मीट अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस। सेकंड इज दिस हैज 2-3 मेजर रीजंस। एक है ये हेरिडिटरी चलती है। तो अगर आप सोचोगे या देखोगे आपकी मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी ना किसी बच्चे, तो नाउ पीपल कम एंड टेल मी कि मेरे पहली जनरेशन में तो नहीं थी बट मेरे सन में या डॉटर में आ गई है। So that's a genetic component to this. दूसरा ये आती है कुछ ना कुछ कई दफा सेकेंडरी, मतलब किसी और रीजन से, किसी को बैक स्पाइन प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स, उसमें ये आ जाती है। तो सारा वो जनरल टेस्ट करवाने चाहिए। इसका यस बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आयरन के साथ। सो नॉट हेमोग्लोबिन, पीपल गेट कंफ्यूज, इट्स द आयरन स्टोर, एंड इट्स बीन सीन कि ब्रेन में आयरन स्टोर की कुछ कमी है। सो हम इनका एक टेस्ट करते हैं जिसका फेरेटिन बोलते हैं। दैट वैल्यू हैज टू बी 90 या 100। मैंने देखा है लोगों की 4, 5, 10, सो वेरी लो। तो फिर हम इनको, अगर बहुत कम है तो इंट्रावीनस आयरन देना पड़ता है, अगर मॉडरेटली कम है तो ओरल दे सकते हैं। तो ये तो रिप्लेसमेंट हो गया। बट हमारे पास अब बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो ये लेग्स की पेन को, इट्स लाइक द मैजिक पिल, वो एक रात में ये दर्द रोक देती है। तो जो लोग 15 साल 20 साल से तड़प रहे होते हैं, सो दे थिंक इट्स लाइक ए जादू। राइट मैम, एक पिल से आपको इतना आराम मिल जाए तो डेफिनेटली इट इज मैजिकल। सो मैम, in the last 10 minutes of this very very interesting education series, we have reached to more than 1,000 people, and thanks to ResMed that so many people have been reached. My last 2 questions, one question is on again a disorder जो सारी दुनिया को पता है, which is sleepwalking. What is that? And second is your message on a good sleep. So sleep walking is, जैसे ये शब्द है कि रात को नींद में उठ के चलना, इसके भी कई रीजंस हैं। तो बच्चों में कुछ एज तक, 4, 5, 6 साल तक ये नॉर्मल होता है। एंड मतलब नॉट नॉर्मल, इट कैन, इट्स फिजियोलॉजिकल, इट माइट गेट बेटर, वो चला जाएगा। बट कुछ लोगों में ये कभी नहीं जाता और कुछ लोगों में अडल्टहुड में दोबारा आ जाता है। तो इसका भी एक जेनेटिक कंपोनेंट है।
किसी ना किसी ने घर में हो सकता है बचपन में कोई स्लीप वॉकिंग किया हो। तो खतरा क्या है इसका? खतरा ये होता है कि इफ इट बिकम्स हार्मफुल। सो आई हैव सीन फ्यू केसेस जिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इनकी कहानियां होती हैं। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सोया हुआ, वहां से उठ के ही वेंट अप टू द another फ्लोर एंड रैंग द बेल, एंड ऊपर उन्होंने खोला और बोला कि तुम अभी इस टाइम क्या बोल रहे हो। ही सेड समथिंग एंड दे सेड जाके सो जाओ, एंड ही केम बैक एंड स्लेप्ट। दे कॉल्ड द पेरेंट्स एंड सेड कि आपका बच्चा यहाँ आया था। ही सेड नहीं, वो तो सो रहा है। So he has no recollection of what he does, why he does, and he comes back. There was a mother in NCR area in a high-rise building. She said, I just woke up and I saw my daughter, who was 5-6 saal, standing on the balcony. So till date she doesn't know कि मेरे को किस चीज ने उठाया, मैं कैसे उठी और उस बच्ची को उठाया अंदर लिया. I had one of the first patients that I saw. That was the, so these are people who can get mild to very severe. He was in US, a young bright engineer working. He walked through a double glass window bahar nikal ke, and he was walking on the street, and there was snow and there was blood behind him, and an ambulance came and picked him up, and he had no recollection of what had happened. So Wow. मैं सिर्फ ये वाइड पैटर्न दे रही हूँ कि it can have numerous ways it can come forward. So what to do about it? तो अगर frequent है और definitely खतरा है कि injuries हो सकती हैं, it needs to be investigated. तो ये होता क्यों है? See, हम जब नींद में हैं या जनरली अगर हम देखा जाए, हम 3 स्टेट्स में रहते हैं. एक है हम पूरे अवेक, एक है you are mildly drowsy, and one is that you are in deep sleep or other kind stages of sleep. So at night also we go through these transitions very smoothly. कोई भी इंसान पूरी रात, एक तो जो लोग चाहते हैं कि हमें नींद ऐसी आए कि मैं बेहोश हो जाऊं, वो नहीं होती है. हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा उठता है, थोड़ी रिकलेक्शन रहती है, बट देन यू काइंड ऑफ अगेन गो बैक. इन लोगों में द ट्रांजिशन इज वेरी बैड. It's not a smooth transition. So it's a partly awake body in a partly sleeping brain. So वो चीजें कुछ करने लग पड़ते हैं जिनकी इनको कई दफा रिकलेक्शन बिल्कुल नहीं रहता, and they can do these things. So हमको थोड़ा सा वापस जाके देखना पड़ता है कि ये ट्रांजिशन गड़बड़ क्यों हुई. So commonest is bad sleep hygiene. कि 2-3 बजे सोना, 6 बजे उठ जाना कभी. So the sleep is very disrupted and very fragmented. So the transitions are very bad. So we first need to work on their transitions. And इस whole entity को हम एक parasomnia बोलते हैं कि abnormal behavior in sleep. Then like I said, some can be genetic. Can it become part of an other neurological disorders? Yes. Maybe some epilepsies can present with some abnormal behavior. Elderly में थोड़ा सा एक अलग चीज है, which we don't have time, I won't go into detail. But elderly नींद में चिल्लाना, बिस्तर से गिर जाना, कभी अपनी बेड पार्टनर या जो भी साथ में सो रहा है उसको जोर से जकड़ लेना, पकड़ लेना. लोगों ने उंगली फ्रैक्चर कर दी है, किसी का गला पकड़ लिया कि कोई चोर आ गया. सो दिस इज सपने के अंदर एक सपने को एक्ट कर देना. That is a different entity altogether, and usually means that there is some thing happening in the brain which needs to be looked into. तो abnormal behavior in sleep को अगर हम देखा जाए, बच्चों में अलग है, adults में कुछ अलग पैटर्न है, elderly में कुछ अलग है. तो जरूर इसको डिटेल में देखना चाहिए भी ये क्या चीज है और क्या हो रहा है. Right, ma'am. Ma'am, like it's like we take sleep so much for granted. Yeah, so जिसको ठीक आ रही है, सही आ रही है, उसको बस gratefully Exactly. We should be so grateful that we don't have any of sleep disorders. So we have about 100 sleep disorders, but they can, and the worst thing is that if they can be combinations. See, you can have sleep apnea and you can have RLS. You can have sleep apnea and sleepwalking. You can have insomnia and parasomnia. तो वो combinations को diagnose करना फिर एक और थोड़ा सा एक
It's like a good mystery forming, and it's like, but it's a very interesting and lots of different. Each person has a different story. Let's say. Yes, ma'am. And ma'am, it seems like you're a walking encyclopedia on sleep. And thanks to ResMed that we were able to get this encyclopedia to our 6 lakh plus viewers. And it has, for me also, ma'am, I'm a medical doctor, but I think it has been such a nice learning experience the way you have explained things so easily. Thanks, ResMed, for getting Dr. Minveer Bhatia on our Facebook page with such interesting insights. Ma'am, in view of time, we have last 2 minutes. What is your final message to our viewers? So just इस साल का जो लोगन slogan था, it was healthy sleep, healthy future. So future for the children, future for the adults, future for the elderly. Let's try all of us together to focus on making sleep a priority and focus on setting time aside for sleep. थैंक यू मैम एंड आपने बिल्कुल सही कहा जिसको नींद आ रही है उसको शायद उसकी उतनी कदर नहीं है हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया कि जब तक जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं आते हैं हम उसकी अहमियत ही नहीं समझते हैं सो लेट्स माय व्यूअर्स लेट्स नॉट गेट टू दैट प्रॉब्लम लेट्स नॉट स्ट्रेच आवरसेल्व्स और आवर स्लीप कि हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएं मैम in from her busy schedules has given us these golden hours to tell us so much about sleep disorder and especially that innocent mockable thing called snoring and it can be so damaging. Thank you so much ma'am for educating us. Thank you so much ma'am for all this time and this valuable words of wisdom. Viewers, we'll get back to you with another series next time with and I hope we can get such an interesting expert to guide us. Thank you so much ma'am. Thank you for this opportunity. Thank you.